जिसे भी गर्दन में दर्द आ रहा है वो उसे सर्वाइकल का नाम दे देता है। सर्वाइकल गर्दन के स्पाइन के हिस्से को सर्वाइकल मेडिकल भाषा में बोला जाता है। जो मोस्ट कॉमन रीज़न है वो बैड पोस्चर्स हैं। आजकल हर चीज़ के लिए हम ऑनलाइन सिस्टम पे बैठे हैं। कईयों का तो काम ही, जैसे बैंकर्स हैं या IT प्रोफेशनल्स, उनका तो काम ही सारा कंप्यूटर्स पे है। तो उसके लिए हमें तैयारी करनी है कि अपनी मांसपेशियों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हमारे किसी भी गैजेट के ओवर यूज से हमारी मसल्स पे स्ट्रेन ना पड़े। कि सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता इसका कि मैंने कुछ मालिश करवा ली। नेक को आगे लेके जाना है, स्लोली आगे एंड देन स्लोली पीछे। अब आप पीछे ये एक्सरसाइज करते वक्त विशेष ध्यान दें कि ये एक्सरसाइज आप उतनी ही करेंगे जितना आपको अलाउ कर रहे हैं। तो जो नीचे वाली मुट्ठी है वो ऊपर वाली मुट्ठी को रोकेगी, जोर लगाएगी। ऊपर वाली मुट्ठी नीचे वाली मुट्ठी पे जोर लगाएगी, इस तरीके से। तो एक बहुत कॉमन एक्सरसाइज है क्लिंचिंग ऑफ टीथ। अब जब आप देख सकते हैं मैं ये करती हूँ तो मेरी मांसपेशियाँ पूरी टाइट हो रही हैं, पूरी अराउंड द नेक। हाथ यहाँ रखा है आपने, इसको स्लोली पीछे लेके जाएंगे। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और हमारे वीडियोस अगर पसंद आ जाते हैं तो लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। हमारे साथ आज एक बार फिर डॉक्टर हर्षनीत हैं, उनसे बात करेंगे आज गर्दन के दर्द, नेक पेन और सर्वाइकल का दर्द। दोनों क्या सेम है या दोनों में डिफरेंस है और इसका इलाज क्या है, आज उनसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत मैम। तो ये ठीक था, मतलब कई लोग कहते हैं सर्वाइकल पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, तो गर्दन का दर्द और सर्वाइकल का दर्द एक ही होता है? इसमें बहुत सारे मिथ्स हैं राजेंद्र जी। मतलब मैं अगर कहूँ तो जिसे भी गर्दन में दर्द आ रहा है वो उसे सर्वाइकल का नाम दे देता है, जबकि सर्वाइकल गर्दन के स्पाइन के हिस्से को सर्वाइकल मेडिकल भाषा में बोला जाता है। स्पाइन में जो गर्दन का हिस्सा है उसके जो 7 मनके हैं उसको सर्वाइकल कहा जाता है। उस एरिया को, उस पोर्शन को, गर्दन के पोर्शन को। फिर पीठ के पोर्शन को थोरैसिक बोला जाता है और कमर के पोर्शन को लंबर बोला जाता है। तो फिर सर्वाइकल दर्द तो क्या है? क्योंकि गर्दन में दर्द आ रहा है तो आम भाषा में लोग कह पड़ते हैं कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई। इसमें जो सबसे कॉमन कारण जो दिखता है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस जिसको कहते हैं, जो कि घिसाव से हो सकता है, डिजेनरेशन, कोई चोट लग जाए या कोई बैड पोस्चर्स हो या ओवरवर्क किया हो, एक्सर्शन किया हो या एक्सरसाइज करने में कमी हो या ओवर डूइंग ऑफ एक्सरसाइज करी, उसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन गर्दन का दर्द का रीज़न एक और भी हो सकता है, जहाँ स्लिप डिस्क गर्दन में भी बहुत कॉमन है, सिर्फ कमर में ही नहीं होती, गर्दन में भी हो सकती है। तीसरा मोस्ट कॉमन है एक थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम कहते हैं, उसमें एक एक्स्ट्रा रिब बन जाती है। वो एक्स्ट्रा रिब कंजेनाइटल हो सकती है, मतलब जन्म से हो सकती है या बाद में भी डेवलप हो सकती है, तो उसमें भी सर्वाइकल पेन्स आ सकते हैं। कई बार माइग्रेन का पेन सर्वाइकल में उभर के निकलता है। कई बार दांतों का दर्द गर्दन में जाता है। कई बार आपके अगर लॉक हो गया है जॉ, उसका दर्द गर्दन में आ सकता है। कई बार शोल्डर का पेन, बाहाँ का दर्द गर्दन में रिफ्लेक्ट हो सकता है। जैसे हम कहते हैं कि हार्ट का दर्द बाहाँ में जाता है, किडनी का पेन बैक में रेफ़र हो सकता है, वैसे ही सर्वाइकल का पेन भी अलग अलग जगह पे रेफ़र हो सकता है, या कहीं और का दर्द सर्वाइकल में निकल सकता है। बट क्योंकि अक्सर सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस एक कॉमन डायग्नोसिस है, तो वो एक लूज टर्म की तरह कॉमनली यूज़ होता है कि अच्छा नेक पेन है तो सर्वाइकल का प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। अच्छा, इसमें एक और दूसरा जो कॉमन मिथ है, जहाँ हम हर नेक पेन को सर्वाइकल पेन समझ रहे हैं, तो अक्सर इसमें कुछ बातें और जानने वाली ज़रूरी हैं। जैसे कई बार पेशेंट को पिलो कंफर्टेबल नहीं है, वो पिलो से लड़ाई कर रहा है सारी रात, कभी हाथ यूँ रखा, कभी हाथ लंबा रखा, कभी डबल पिलो रख लिया, कभी 3 पिलो रख लिए। फिर वो कहता है शायद मेरा पिलो ठीक नहीं है इसलिए मुझे सर्वाइकल हो रहा है, शायद इसलिए मुझे गर्दन में दर्द आ रहा है। तो पिलो की हाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन अगर पिलो रखने से आपको दिक्कत आ रही है तो वो एक अलार्मिंग साइन है कि सर्वाइकल की परेशानी बनना शुरू हो रही है, या फिर वो स्लिप डिस्क भी हो सकता है सर्वाइकल में। दूसरा बहुत एक और कॉमन चीज़ जो मैं देखती हूँ पेशेंट्स के बीच में, जहाँ वो कहते हैं एक्सर्शन कर लिया इसलिए दर्द आ रहा है। तो एक्सर्शन के साथ थकावट होना ठीक बात है, उसके साथ थकावट की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि आपको बार बार दिन के टाइम पर लेटने में मजबूर करती है या सुबह उठने में मुश्किल कर रहा है, इतनी थकावट दे रही है, वो भी एक साइलेंट सिम्टम है सर्वाइकल प्रॉब्लम्स का। तो अगर मैं ओवरऑल टॉपिक को नाम दूँ तो सर्वाइकल प्रॉब्लम बोलना इज़ अ बेटर थिंग, उसके नीचे उसकी डायग्नोसिस में जाना, रूट कॉज में जाना इज़ अ मोर बेटर थिंग, एंड कमिंग टू द प्रॉपर डायग्नोसिस कि वो स्पॉन्डिलिटिस है, स्लिप डिस्क है, रेडिकुलोपैथी है, या वो थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम है, या ब्रेकियल प्लेक्सस का इशू है। ऐसे कई सारे उसके अंदर कारण आ जाते हैं।
तो वो डायग्नोसिस जब हम प्रॉपर बनाएंगे तो इलाज करना आसान हो जाता है। तो आप पता कैसे करते हो कि ये सर्वाइकल जो कि एक कोई भी इंसान कह रहा है दर्द हो रहा है, किस पोर्शन में दर्द होता है, अगर आप वो हमें दिखा सके, समझा सके, और फिर कैसे पता चलता है कि सर्वाइकल का दर्द है? ओके, अब जैसे कि मैं स्पाइन में बताऊं तो ये जो आपकी गर्दन का हिस्सा है ये 7 मन के, ये जो नस निकल रही है येलो, ये नर्व्स हैं। अच्छा, मैंने शायद देखा था वीडियो में पहले भी बताया था कि आम भाषा में लोग नर्व्स वर्ड यूज़ करते हैं, उसमें नर्व अलग स्ट्रक्चर है मेडिकली, मसल अलग स्ट्रक्चर है और ब्लड वेसल अलग स्ट्रक्चर है। तो जब हम सर्वाइकल की प्रॉब्लम कह रहे हैं तो उसमें ब्लड वेसल से कोई लेना देना नहीं है। अब अक्सर कई पेशेंट को सर्वाइकल की प्रॉब्लम में चक्कर बहुत आते हैं और वो अक्सर वो रिजेंबल कर जाता है वर्टिगो का प्रॉब्लम में। तो सर्वाइकल की वजह से वर्टिगो होना पॉसिबल है, वर्टाइगो नहीं है, लेकिन सर्वाइकल इतना ज़्यादा इशू हो गया है नेक पेन कि वो चक्कर में बन रहा है, क्योंकि जो गर्दन के ऊपर की मांसपेशियाँ हैं जहाँ से हमारा सर स्कैल्प शुरू होता है या बिल्कुल हमारा ब्रेन का जो बोन, जो सर की हड्डी शुरू होती है, स्केलेटन की, स्कल की जो हड्डी शुरू होती है, वहाँ पे अकड़ाव रहने की वजह से चक्कर बनना बहुत कॉमन है ना। अच्छा, कई बार सर्वाइकल में ये भी देखने को मिलता है कि धड़कन तेज़ हो रही है, एंजाइटी हो रही है, ब्रेन फॉगिंग हो रहा है, कि कन्फ्यूजन रह रहा है। ऐसे पेशेंट बताते हैं कोई सिम्टम ही नहीं है, दर्द भी नहीं है, स्टिफनेस भी नहीं है, बस ब्रेन फॉगिंग हो रही है। तो ये प्रॉब्लम्स भी बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। अब वो अगर दर्द बाहाँ में जा रहा है तो वो उसको रेडिकुलोपैथी बोल देते हैं, क्योंकि जो गर्दन से नर्व्स निकलती है वो चेस्ट में भी जाती है, पीछे पीठ में भी जाती है, बाहाँ की मांसपेशियों में भी जाती है। इनफैक्ट सर्वाइकल की नर्व्स जो होती हैं, जो करंट लेके जाती हैं, जो मांसपेशियों को सिग्नल देती है, वो पूरी हाथ तक जाती है। तो हाथों में भी सिम्टम आ सकते हैं, जैसे शिवरिंग होना, चीज़ें हाथ से छूटना, साइन मैच नहीं कर पाना, साइन ग्रिप बनाने में, पेन पकड़ने में, कप पकड़ने में जोर लगना, उंगलियों में अकड़ाहट आ जाना, उंगलियों में सूजन आ जाना, फेस में पफीनेस आ जाना, आंखें भरी भरी रहना। तो ये सारे सिम्टम्स जब पेशेंट बताता है तो उससे हम लोग एक उसकी हिस्ट्री डिटेल लेते हैं कि प्रॉब्लम कितने साल से आ रही है। अच्छा, यहाँ पे भी मुझे कई बार सुनने को मिलता है पेशेंट से, खासकर जो मेरे थोड़े एडल्ट पेशेंट हैं 40+, 50+, या फिर और थोड़े बुजुर्ग हैं, तो उन्हें क्योंकि सर्वाइकल के इशू कई सालों से होता है सर्वाइकल प्रॉब्लम्स का, तो वे मान के चलते हैं कि मुझे इसके साथ जीना ही पड़ेगा। तो वो कई बार इन चीज़ों को सुन के इग्नोर भी करते हैं। हाँ, बहुत सालों पहले अटैक आया था, अभी आया है अटैक, थोड़ा मालिश करा ली, थोड़ा रेस्ट कर लिया, थोड़ा कॉलर लगा लिया, थोड़ा कुछ इस तरह से पेन किलर्स का ट्रीटमेंट लेके काम निकाल लिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये प्रॉब्लम का अंत नहीं है, या ये प्रॉब्लम तो पार्ट एंड पार्सल है एजिंग की, ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, अच्छे से रेक्टिफाई हो सकती है ये प्रॉब्लम, इतने अच्छे से। और रीज़न क्या होते हैं सर्वाइकल पेन के? हाँ, तो इसमें सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन रीज़न है वो बैड पोस्चर्स हैं। जैसे स्क्रीन, मोबाइल पे अगर आप ज़्यादा टाइम डाल रहे हैं, आप झुक के बैठे हैं। दूसरा, स्क्रीन और मोबाइल का अगर आप यूज़ कर रहे हैं जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते ना, खासकर अगर मैं आज यंगस्टर्स को देखूँ, अगर मैं अपने आप को भी देखूँ, तो मेरी भी जो अगर साइंटिफिक मेरे को जर्नल्स पढ़ने, कुछ स्टडीज़ करनी है, तो मैं उसको लैपटॉप पे ही करूँगी ना। अब तो वो टाइम तो रहा नहीं हार्ड कॉपीज़ लेने का। आजकल हर चीज़ के लिए हम ऑनलाइन सिस्टम पे बैठे हैं, टैबलेट है, मोबाइल है, छोटा स्क्रीन, बड़ा स्क्रीन, टीवी पे लगा रहे हैं। कईयों का तो काम ही, जैसे बैंकर्स हैं या IT प्रोफेशनल्स, उनका तो काम ही सारा कंप्यूटर्स पे है। तो हमें स्क्रीन या मोबाइल से डरना नहीं है, लेकिन अगर उसको यूज़ ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए हमें तैयारी करनी है कि अपनी मांसपेशियों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हमारे किसी भी गैजेट के ओवर यूज़ से हमारी मसल्स पे स्ट्रेन ना पड़े, क्योंकि स्ट्रेन भी अपने आप में एक इंजरी है। सेकेंड मोस्ट कॉमन रीज़न होता है, जहाँ पे मैंने देखा है, जहाँ पे बहुत सारे लोग रैंडमली एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, बिलीविंग कि मेरी मसल स्ट्रॉन्ग हो रही है। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट समझने वाली बात है कि अगर आपको स्टिफनेस रह रही है, अकड़ाहट रह रही है, तो स्टिफनेस और पेन आपके फ्रेंड हैं, दुश्मन नहीं है। वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कुछ तो अंदर अलाइनमेंट का इशू हुआ है। मतलब अब जैसे मानिए अगर ये सर्वाइकल में मैं 2 या 3 वर्टिब्रा को उठा के अलग करके दिखाऊं, तो ये रेड स्ट्रक्चर आपका डिस्क है और ये यहाँ से नर्व निकल रही है, तो डिस्क सारा दिन कुशन की तरह काम करती है, और ये इसको कहा जाता है स्लिप डिस्क। तो ये गर्दन में भी हो सकती है। अब ये या तो कोई आपका ट्रॉमा हुआ हो, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पुराना हुआ हो, कहीं आप गिर गए, हाइट से गिर गए, कोई भार बहुत उठा लिया आपने जिसके लिए आपकी बॉडी तैयार नहीं थी, वेट लिफ्टिंग ड्यूरिंग जिम कर रहे हैं, योगा में ऐसे आसन कर लिए जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, है ना, कोई एक्सट्रीम पोस्चर्स ले लिए, या अगेन बैड पोस्चर्स में ज़्यादा टाइम रहने की वजह से जो मांसपेशियाँ हैं पीछे स्पाइन की वो कमज़ोर हो गई हैं, तो वो ये जो जॉइंट की अलाइनमेंट है, जो इसकी पोजिशनिंग है, उसको अपनी जगह पे नहीं रख पाता। जब वो अपनी जगह पे नहीं रख पाता तो बार बार नर्व इरिटेट होती है। जब वो नर्व इरिटेट होगी तो वो पेन देगी। अब वो पेन यहाँ तक भी रह सकता है, नस बार बार चढ़ जाना गर्दन की। हमने कई बार सुना है ना कि गर्दन घूम ही नहीं रही, अटक ही गई थी, रात को सोए तो सुबह गर्दन उठ ही नहीं रही थी, बिल्कुल अकड़ाहट में आ गई,
तो ये बेसिकली रीज़न तब होगा जब आपकी मांसपेशियाँ वीक है ड्यू टू बैड पोस्चर्स, या फिर कैल्शियम विटामिन डी की डिफिशियंसी है, ऑस्टियोपोरोसिस है, एजिंग है, या फिर आपको ओवर यूज़ है गैजेट्स का लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या फिर आप बहुत ही अनप्लान्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर आप वो एक्सरसाइज कर रहे हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है, वो भी आपका सर्वाइकल पेन बना सकता है। एक और मिथ है सर्वाइकल पेन के साथ कि सर्दियों में ये पेन बढ़ जाता है, अकड़ाहट आ जाती है। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा अभी हमारे पास सपोर्टिव स्टडीज़ नहीं है कि जहाँ पे इसका डायरेक्ट लिंक हो विंटर्स के साथ। तो मैंने कई बार पेशेंट्स को देखा वे गर्म मफलर गर्दन के पास बांध लेते हैं या हाई कॉलर पहनने की कोशिश करते हैं जिससे उसको हवा ना लगे या एसी का डायरेक्ट इफेक्ट ना आए। तो ये चीज़ें आपको रिलीफ दे सकती है पर रिकवरी नहीं। जैसे अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात करी, क्या ये प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है जब हमारा उद्देश्य हमें पता हो। सर्वाइकल या कोई जॉइंट और मस्कुलर प्रॉब्लम्स में क्योर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, देयर इज़ आइदर रिलीफ और रिकवरी। जब हम रिलीफ की बात कर रहे हैं तो अक्सर पेशेंट होम रेमेडी की तरफ, जैसे पहले कुछ हमारे पास कोई लोकल लोशंस ऑयल घर में कुछ पड़ा होता है हमने लगा लिया, रेस्ट कर लिया या कॉलर लगा लिया। अब यहाँ पे कॉलर के लिए मैं एकदम मना करूँगी स्ट्रिक्टली, क्योंकि होता क्या है कॉलर लगाने से पेशेंट का पेन तो कम हो जाता है, तो उसे हैबिट पड़ जाती है कि कॉलर लगाने से क्योंकि मुझे पेन कम लग रहा है, बार बार लगाने की टेंडेंसी बन जाती है। उससे मांसपेशियाँ और कमज़ोर होती है। क्योंकि जो स्पाइन है वो खुद से काम नहीं कर रहा, उसका भार आपका कॉलर के ऊपर आ गया, वो स्टिफनेस को और प्रमोट करता है, ज़्यादा बढ़ाएगा। वो इतना ज़्यादा स्टिफनेस को बढ़ा देगा कि जैसे ही फिर पेशेंट बिना कॉलर के गर्दन को यूज़ करने की कोशिश करेगा, जैसे ब्रशिंग करना है, ड्रेसिंग अनड्रेसिंग करना है, नहाना है, शेविंग करना है, देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़। इवन मैं अगर मीटिंग में अटेंड कर रही हूँ, मेरे एक्सप्रेशंस है, नेक मूवमेंट करना है, उसमें भी दिक्कत आ रही है। तो वो बेसिक लाइफलाइन में भी, मतलब मेरे रूटीन के काम में भी कॉम्प्रोमाइज़ डालेगा। तो खुद अपने आप से कॉलर नहीं यूज़ करना शुरू कर दें? बिल्कुल नहीं करें अनटिल अनलेस कोई फ्रैक्चर का इशू हो, या फिर अगर आपको डॉक्टर ने रिकमेंड भी किया है तो उसका ड्यूरेशन है, उसको अपनी लाइफस्टाइल ना बनाएं कि जब भी पेन आ रहा है, जब भी ट्रैवल कर रहे हैं कार से, फ्लाइट से, तो कॉलर हमेशा यूज़ कर रहे हैं, वो ना करें, वो नुकसान करेगा। डॉक्टर ने आपको उस पर्टिकुलर दौरान अगर लिखा है तो उन्होंने किसी पर्टिकुलर रीज़न से लिखा है, और इसका इस्तेमाल 2 या 3 दिन से ज़्यादा ना करें। उसके बाद इमीडिएटली अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके वो चीज़ को मूवमेंट की तरफ लेके आने की कोशिश करें। और अगर प्रॉब्लम इतनी अक्यूट है तो उसमें भी हमने एक्सरसाइज नहीं करनी है। मैं हमेशा अपने वीडियोस में एक चीज़ पे फोकस करती हूँ, वैस विजुअल एनालॉग स्केल, जिसको पेन थर्मोमीटर आम भाषा में बोलते हैं। 0 इज़ नो पेन, 10 इज़ अनबेरेबल, 5 to 6 इज़ मीडियम पेन। अगर 1 या 2 का दर्द है, कभी कभार आ रहा है, ठीक है, एक्सरसाइज करना अच्छी बात है। लेकिन अगर वो दर्द 3 या 4 का है, उसके बियॉन्ड जा रहा है, तो फिर वहाँ फिजियो को मिलके एक्सरसाइज समझ के करें। लेकिन अगर वो दर्द बढ़ते ही जा रहा है, कुछ ना करके भी आ रहा है, या मीठा मीठा दर्द हमेशा अकड़ाहट बनी रहती है, या वो सिम्टम हाथ तक चला गया, झंझनाहट आ रही है, कीड़ियाँ सी आ रही है हाथों में, हाथ सुन्न हो रहा है, उंगलियाँ फूल गई है, चेहरे में पफीनेस आ रही है, घबराहट हो रही है, पैल्पिटेशंस है, चक्कर है, ब्रेन फॉगिंग अगर इस तरह से आ रहा है, तो इसमें थोड़ा फिजियो का काम लंबा चलेगा। वो 6 महीने, 8 महीने, साल, 1.5 साल भी लग सकता है, जहाँ पे मोबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से आ जाती है मैनुअल थेरेपी के थ्रू, और पेशेंट उससे फ्री होके फिर अपने होम एक्सरसाइज प्रोग्राम पे आ सकता है। तो पहले अपने सिम्टम को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि मुझे किस लेवल का प्रॉब्लम आ रहा है, उसका रीज़न क्या है। सिवियर है तो आपको एक बार ज़रूर एक्सपर्ट से मिलना है। और अगर कम है तो आप कुछ एक्सरसाइजेस बता सकते हैं जो हम घर पे कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। पर अब इसमें कुछ और बारीकियाँ ध्यान देने वाली बात है कि सर्वाइकल का पेन अगर नहीं टाइमली आपने उसको अटेंड किया तो वो लॉन्ग रन में जाके माइग्रेन बन सकता है। बहुतों को ये नहीं पता होता कि माइग्रेन का प्रॉब्लम सर्वाइकल की वजह से आ रहा है। बहुतों को ये नहीं पता कि मेरा बार बार TMJ लॉक हो जाता है, उनको अपना जबड़ा खोलने में, पूरा माउथ ओपन करने में दिक्कत आती है, क्रिटिक आवाज़ आ रही है, दर्द आ रहा है, या वो अपना मामूली मुंह खोल के ही वो काम करते होते हैं। कई बार वो डेंटिस्ट के पास से एक स्प्लिंट का सपोर्ट लेके उसको ओपन तो कर लेते हैं, पर वो यहाँ से पीछे जो लंबी मांसपेशियाँ जा रही हैं, जो जॉ को कंट्रोल करती हैं, जो गर्दन तक एंटर कर रही हैं, वो जाम होने की वजह से उनको रिपीटेड अटैक्स आते हैं। सो मच सो वो TMJ लॉकिंग इतनी पेनफुल होती है, आई मीन इट इज़ वेरी किलिंग पेन। पेशेंट हैज़ टू रश इनटू इमरजेंसी इन नाइट टू गेट इट रेक्टिफाइड। आंखों से पानी आ जाना, और सर्वाइकल लॉन्ग रन में जाके BP का कारण भी बन सकता है। तो इसलिए इसको आप समय रहते इसको ज़रूर ट्रीट करवाएं, और एक बार डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट जो भी एक्सपर्ट है उनसे मिलके अपना, आपका किस लेवल पे है, कितना है, कम है, ज़्यादा है, उस हिसाब से आप
एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें कुछ एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता इसका कि मैंने कुछ मालिश करवा ली। कई लोग सैलून स्पा जाते हैं रिलैक्स करने अपने मसल्स को, कि हम वो करवा लेते हैं मालिश, हेड मसाज या गर्दन मसाज, तो हमें अच्छा लगता है, तो वो आपको रिलीफ दे सकता है, रिकवरी नहीं। और एक्सरसाइज से बचने का कोई तरीका नहीं है। तो आप एक्सरसाइज बताएं हम, पड़े। हाँ जी। और सो पूरा वीडियो आखिर तक देखिए, आपको सर्वाइकल पेन का से कैसे छुटकारा पा सकते हैं उसकी एक्सरसाइज। तो जो सबसे पहले एक्सरसाइज आप सेफली कर सकते हैं नेक के साथ, मैं उस सीक्वेंस में बता रही हूँ जिस सीक्वेंस में आपने चलना है। अगर आप इनिशियल जो मैंने एक्सरसाइजेस बताई हैं वो करने में आपको अगर दिक्कत आ रही है तो आगे की एक्सरसाइजेस अटेम्प्ट ना करें। वो अगर आप आगे की एक्सरसाइज पहले अटेम्प्ट करेंगे तो परेशानी बढ़ा सकता है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज ये ध्यान रखना है कि किसी भी एक्सरसाइज करते वक्त पेन, डिस्कम्फर्ट, स्टिफनेस, भारीपन 1 या 2 ऑन द स्केल ऑफ 10 से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अगर किसी भी एक्सरसाइज करते वक्त ये स्कोर बढ़ रहा है तो उस एक्सरसाइज को छोड़ दें, वहीं छोड़ दें, उस दिन के लिए छोड़ दें, अगले दिन अटेम्प्ट करें। तो सबसे पहले जो सेफ एक्सरसाइज है, आपने सिंपल नेक को आगे लेके जाना है, स्लोली आगे एंड देन स्लोली पीछे। अब आप पीछे ये एक्सरसाइज करते वक्त विशेष ध्यान दें कि ये एक्सरसाइज आप उतनी ही करेंगे जितना आपको अलाउ कर रहे हैं। इसको ज़्यादा खींच के ऊपर लेके जाना, ज़्यादा खींच के नीचे लाना, या एक्स्ट्रा हाथ से ज़ोर लगाना, या ऊपर जाते हुए एक्स्ट्रा ज़ोर लगाना, ये नुकसान करेगा, ये हानिकारक है। अगर आपका जॉइंट स्टिफनेस और पेन से बाहर आएगा, जो सर्वाइकल हम इस वर्टिब्रा की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर इसकी मूवमेंट आनी है तो वो आपको धीरे धीरे विद फ्यू सेशंस, फ्यू डेज के बाद धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो अलाउ करेगा। पर अगर आप उसके साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो वो हो सकता है उस दिन आप परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन अगले दिन वो एक्सरसाइज करने से कोई और नया सिम्टम भी पनप सकता है। तो पहली एक्सरसाइज में आपने जितना आपको अलाउ करे स्लोली ऊपर लेके गए आप और स्लोली नीचे लेके आए। अब ये एक्सरसाइज करते वक्त जो आपने चेयर प्रेफर करी वो भी ध्यान दें। सोफे पे बैठ के ना करें, स्लाउचिंग चेयर्स पे ना करें, रिलैक्सिंग चेयर्स पे ना करें, बेड पे बैठ के एक्सरसाइज ना करें। चेयर जो कि आपकी वेल सपोर्टेड हो बैक, उस पर एक्सरसाइज करें। देन सेकेंड एक्सरसाइज है, आपने साइड करनी है, स्लोली साइड, राइट साइड, स्लोली लेफ्ट साइड। अब ये करते वक्त भी ध्यान दें कि अगर ये नहीं जा रहे तो इसको यूं पकड़ के खींचना नहीं है हमने। ये जितना आपको अलाउ करता है, अपने डिस्कम्फर्ट को रिस्पेक्ट करना है। और रिस्पेक्ट की मैंने परिभाषा आपको बता दी है कि 1 या 2 से ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं आना चाहिए। थर्ड एक्सरसाइज है, आपने राइट एंड देन लेफ्ट, मतलब एक कंधे से हमने दूसरे कंधे की तरफ जाना है। ऐसे ये 1 रेपिटेशन हुआ, आपने 10 टाइम्स करना है। तो जो मैंने पहली एक्सरसाइज बताई है, ऊपर से जाके नीचे आके न्यूट्रल आके, ये 1 रेपिटेशन हुआ, ऐसे 10 टाइम्स करना है। सो एक बार देखिए, 1 एंड न्यूट्रल, देन 2 एंड डाउन, न्यूट्रल, देन 3 एंड डाउन, न्यूट्रल, ऐसे 10 टाइम्स। सिमिलरली अगर मैं साइड में कर रही हूँ तो साइड में लेके गई मैं राइट एंड लेफ्ट एंड न्यूट्रल मेक्स 1, राइट एंड लेफ्ट एंड न्यूट्रल मेक्स 2। ऐसे ही हमने इसको भी 10 टाइम्स करना है, राइट एंड लेफ्ट एंड न्यूट्रल, 1, राइट एंड लेफ्ट एंड न्यूट्रल 2, ऐसे 10 रिपीटेशंस करना है। अब ये सारी एक्सरसाइज जो तीनों, जितना आप आराम से और ध्यान से और धीरे से करेंगे ये उतनी इफेक्टिव है। अगर आपने जल्दी जल्दी करी तो ये आपको स्टिफनेस दे सकती है, पेन बढ़ा सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं। ये एक्सरसाइज करते वक्त अगर आपको चक्कर सा लग रहा है, अगेन छोड़ दें, इसको अटेम्प्ट ना करें। ये ना सोचें कि ये करने से मेरी सिम्टम्स बेटर हो जाएंगे। कुछ 1 या 2 दिन 3 दिन छोड़ के फिर से इसको आप ट्राई 2-3 दिन के बाद भी कर सकते हैं। अब ये हुई 3 एक्सरसाइज जहाँ हम कह रहे हैं रेंज ऑफ मोशन। देन फोर्थ एक्सरसाइज है, आपने सिंपली दोनों हाथों को अपने लैप पे रख के स्लोली ऊपर लेके गए आप कंधे को, होल्ड फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड डाउन। अगेन ये 1 रेपिटेशन हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड डाउन, ये सेकेंड रेपिटेशन हुआ। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड डाउन, ये थर्ड रेपिटेशन हुआ। ऐसे 10 बारी करनी है। नाउ फिफ्थ एक्सरसाइज है, ये मुट्ठी एक दूसरे को हम रेजिस्ट करेंगे। ये हम बिल्कुल चिपकाएंगे नहीं पेट से या छाती से, इसको थोड़ा दूर रखेंगे
और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखना है आपने, बहुत ज़्यादा एकदम पेट के लेवल पे भी नहीं रखना है, इट हैज़ टू बी इन मिडल। तो जो नीचे वाली मुट्ठी है वो ऊपर वाली मुट्ठी को रोकेगी, जोर लगाएगी, ऊपर वाली मुट्ठी नीचे वाली मुट्ठी पे जोर लगाएगी। इस तरीके से इसको रोकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अब इसमें बहुत ज़ोर नहीं लगाना है, मीडियम ज़ोर लगाना है। अगेन ये करते वक्त अगर आपको लगता है कि गर्दन में टाइटनेस, स्टिफनेस बढ़ रही है, तो आप इसको केवल 5 काउंट के लिए होल्ड करें। अगर 5 काउंट होल्ड करने के बाद भी इसमें स्टिफनेस लग रही है तो छोड़ दें। सिमिलरली आपने ऑपोजिट किया, ऊपर वाली मुट्ठी से नीचे जोर लगाया और नीचे वाली उसे रोकेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। मतलब मैंने जब ऊपर जोर लगाया रोका, नीचे जोर लगाया रोका, ये एक रेपिटेशन हुआ। ऐसे अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सेकेंड रेपिटेशन हुआ। ऐसे हमने 10 बार करना है। जो फिफ्थ एक्सरसाइज है उसमें हम एक दूसरे को ऑपोजिट खींचेंगे, पर हमारा हाथ हिलना नहीं चाहिए इधर इधर, ये सेंटर में ही रहेगा। तो इसमें अगेन मैंने इसको रोका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 रेपिटेशन हुआ। अगेन मैंने इसको रोका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ऑपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज सेकेंड रेपिटेशन। तो ये भी आपने 10 टाइम्स करना है। फिर हमारी 6th एक्सरसाइज होगी सिंपल, जहाँ हम घुमाएंगे शोल्डर्स को क्लॉकवाइज, बिल्कुल धीरे से घुमाएंगे। जितना बड़ा सर्कल आप बना सकते हैं उतने फ़ायदे की बात। अगर आप इसको जल्दी जल्दी कर देंगे, छोटा सर्कल करेंगे, तो ये प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। तो पहले आपने 10 बार इसको क्लॉकवाइज घुमाना है स्लोली, और फील करते हुए पीछे आपकी जो शोल्डर ब्लेड्स हैं वो पूरी प्रॉपर नीचे जाएंगी जब आप रोटेशन लेते हैं। सिमिलरली आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है इसको 10 टाइम्स, बिल्कुल कंफर्टेबली। जितना स्लो करेंगे उतनी इफेक्टिव रहेगी। अब अगर ये करते वक्त आपको छाती में पुल आ रहा है या पसलियों के नीचे पुल आ रहा है तो अलर्ट रहें। करते वक्त आपका ध्यान आपकी एक्सरसाइज में होना चाहिए। टीवी को देख के, फ़ोन पे बात करते हुए, फैमिली के साथ बात करते हुए एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि जो पुल्स अगर आपकी छाती में या नीचे रिब केज में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए। फिजियो आपकी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करेगा, फिर ही एक्सरसाइज करना है। उसी पर अगर आप एक्सरसाइज करते चलेंगे कि ये तो छोटी मोटी खींच है, तो ये आपको उस वक्त आराम दे सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में जाके ये आपके सर्वाइकल की प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देगा। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज है चिन टक। आपने अपनी उंगली ठुड्डी पे रखी, इसको अपने पीछे की तरफ लेके गए, होल्ड फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड रिलैक्स। अब रिलैक्स हमने इंटेंशनली आगे नहीं जाना है, हमने उसको ढीला छोड़ देना है सिर्फ गर्दन को। मैंने उंगली इसलिए रखी है जस्ट टू गिव यू डायरेक्शन, आप बिना उंगली रखे भी कर सकते हैं। सो इट्स अ सिंपल थिंग। आप पीछे ले गए, होल्ड फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड रिलैक्स। अगेन इसको पीछे ले गए आप, होल्ड फॉर 10 काउंट्स एंड रिलैक्स। अब जो आपने जो ठुड्डी खींचने वाली जो एक्सरसाइज करी है, इसको आपने होल्ड किया 10 काउंट्स के, तो ये 1 रेपिटेशन हुआ। जब आपने इसको वापस पीछे खींचा तो ये सेकेंड रेपिटेशन हुआ। इसको 10 बार ही करना है। ये जितनी मैंने एक्सरसाइज अभी आपको बताई है, इसमें किसी में भी आपने 10 के ज़्यादा नहीं करना है एक समय पे, क्योंकि हमारी जो गर्दन की मांसपेशियाँ वो इतनी बड़ी मांसपेशियाँ नहीं है हमारी बाहों की मांसपेशियों जैसे कि वो ज़्यादा कर सके, खासकर जब आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम डिक्लेयर या डायग्नोसिस हो चुका है। आप इसको मल्टीपल टाइम्स दिन में कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपका डेस्क जॉब है, ज़्यादा सिटिंग जॉब है, या ज़्यादा आपका स्क्रीन पे यूज़ है, या आपको विंटर्स में अक्सर प्रॉब्लम करता है, तो आप सारा साल इसको करें। दिन में आप 1 2 या 3 बार भी कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम को, पर एक बार में आप 10 बार से ज़्यादा करने की कोशिश ना करें, इवन इफ़ यू कैन डू इट। कुछ फेशियल एक्सरसाइजेज हैं जिनके करने से जो हमारी डीप अंदर की मांसपेशियाँ हैं गर्दन की, जितनी एक्सरसाइजेज हमने अभी करी, वो ऊपर की लेयर जो है मांसपेशियों की उनमें ताकत भी डालेगा, रेंज भी डालेगा, खिंचावट भी देगा। लेकिन कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस हैं जिनके करने से जो डीप मसल्स हैं अंदर की गर्दन की, उन पे भी स्ट्रेच जाता है, उनमें भी टोनिंग आएगी। तो अब एक बहुत कॉमन एक्सरसाइज है क्लिंचिंग ऑफ टीथ। जब आप ये कर रहे हैं तो दोनों जॉ आपके टच नहीं करेंगे, उसमें स्पेस होना चाहिए, और स्पेशली नेक ये रख के हमने क्लिंचिंग नहीं करना है, न्यूट्रल पोजीशन में रख के करना है। उसको 10 गिनती के लिए रोकना है, और ऐसे ही हमने 10 गिनती को रोक के एक रेपिटेशन किया, जैसे एंड रिलैक्स अगेन। अब जब आप देख सकते हैं मैं ये करती हूँ तो मेरी मांसपेशियाँ पूरी टाइट हो रही हैं, पूरी अराउंड द नेक, तो क्लिंचिंग हमने करना है। तो ऐसे हमने इसको 10 रेपिटेशंस करना है।
Then second very good exercise with face what you can do to strengthen your neck muscles is just taking your tongue towards nose. जाएगी नहीं, टच नहीं करेगी, लेकिन आपने उस डायरेक्शन में टंग को लेके जाना है। जब मैं परफॉर्म करूंगी आप इसमें देख सकते हो अगेन मेरी नेक मसल्स टाइट होती हैं एंड रिलैक्स, तो उसमें अगेन मेरी पूरी मसल्स इकट्ठे इन्वॉल्व हो रही हैं। रिलैक्स। सो ये सेकेंड फेशियल मूवमेंट है जो आप सेफली कर सकते हैं। देन थर्ड एक्सरसाइज है अगेन जहाँ पे मैं अपनी गर्दन को साइड में ले जाके सिर्फ एक, जब मैं ये करती हूँ तो इसमें भी मेरी पूरी नेक मसल्स पे स्ट्रेच आता है। इसको भी आपने 10 काउंट्स के लिए होल्ड करना है एंड रिलैक्स। फिर सेकेंड रेपिटेशन में हम ऑपोजिट साइड आएंगे, फिर इसको खींचेंगे एंड रिलैक्स। देन वापस आए थर्ड रेपिटेशन के लिए दूसरे साइड पे एंड रिलैक्स। तो ये आपने देखा ये साइड मसल्स को भी स्ट्रेच भी देगा, और जब आप ये करते हैं तो इसके सेम साइड वाली मसल्स में ताकत आएगी, ऑपोजिट साइड मसल्स में इसमें खिंचावट आएगी। अब एक बहुत कॉमन एक्सरसाइज जो आम अक्सर लोग यूज़ करते हैं, हाथ रख के गर्दन आगे की तरफ रोकना। तो जो मैंने सीक्वेंस बताई है उस सीक्वेंस में जब आपने किया उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, तब आप ये एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर सकते हैं जिसमें हाथ आपने सर की तरफ रखा, गर्दन आगे की तरफ जोर लेगी। जब मैं जोर लगाती हूँ आप देख सकते हैं यहाँ की मांसपेशियाँ पूरी टाइट हो रही है, तो इसको रोकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आप पीछे जाएंगे, पीछे जोर लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हम यही चीज़ राइट लेफ्ट साइड से करेंगे जिसमें हम गर्दन से धक्का दे रहे हैं पर गर्दन हिलेगी नहीं, गर्दन सेंटर में रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गर्दन बाहर की तरफ धक्का दे रही है और हाथ उसको रोक रहा है। देन राइट साइड करेंगे, सिमिलरली गर्दन यहाँ पे धक्का दे रही है और हाथ उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जब मैंने चारों डायरेक्शंस में कर लिया दैट मेक्स 1 सेट। इस एक्सरसाइज में आप 5 या 8 सेट से ज़्यादा एक टाइम पे ना अटेम्प्ट करें। अगर आपको सर्वाइकल की दिक्कत अक्सर रहती है, बार बार आपको स्पैज़म्स आ जाते हैं, बार बार नस चढ़ जाती है, तो उस स्थिति में इसको 5 या 8 सेट से ज़्यादा ना करें। इसमें कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का भी रोल है नो डाउट, बट ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप तब अटेम्प्ट करें खासकर जब हम डीप ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं, जब आप ये सारी स्टेप्स आप क्लियरली कर पाते हैं। अगर ये सारी स्टेप्स करने के बाद आप कंफर्टेबल है देन यू कैन ट्राई विद अ डीप ब्रीथ फ्रॉम नोज। आपने नोज से लेना है और मुंह से छोड़ना है। जैसे जब मैं खींचती हूँ तो ये मसल्स मेरी फिर टाइट होती है, नाक से खींचा मुंह से छोड़ा। लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम तब तक नहीं अटेम्प्ट करेंगे जब तक हम बाकी एक्सरसाइजेस में कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते, बाकी एक्सरसाइजेस में हम पेन फ्री नहीं हो जाते, या बाकी एक्सरसाइज करने से मुझे अगले 24 घंटे में कोई दर्द, स्टिफनेस, घबराहट, पैल्पिटेशंस, सर दर्द नहीं आता, तब उसके साथ साथ नहीं करेंगे। अब मैं फिर से एक बार करके दिखाती हूँ। आपने ज़ोर से नाक से खींचा और मुंह से उसको रिलीज़ किया। सो अगेन दिस इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर नेक मसल्स। एक और एक्सरसाइज है जिसमें आप एक किताब सर पे रख के उसको बैलेंस कर सकते हैं। जब आप बैलेंस करते हैं तो ये जितनी मैंने पहले एक्सरसाइजेस बताई वो मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एक लिगामेंट स्ट्रक्चर होता है जो 2 हड्डियों को अपनी पोजीशन पे रखता है। लिगामेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें प्रोप्रोसेप्टिव एक्सरसाइजेस करना ज़रूरी होता है। प्रोप्रोसेप्टिव एक्सरसाइजेस का मतलब होता है बैलेंस, क्योंकि अक्सर सर्वाइकल पेशेंट्स को बैलेंस के इश्यूज भी आते हैं। तो वो लिगामेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है कोई भी एक डायरी, जैसे फ़ोन डायरेक्टरी हो गई, या एक छोटी सी पतली सी कोई कॉपी है बच्चे की, या कोई थोड़ी सी मीडियम बाइंडेड कॉपी है या बुक है, छोटी मीडियम, बहुत मोटी या बड़ी पोथी ना उठाएं, उसको अपने सर पे रख के उसको आपने स्टेबलाइज करना है। उसको आप 1 मिनट के लिए संभालें, उसको हटा दें, फिर 1 मिनट के लिए रखें, फिर हटा दें। ये आपने जब 1 मिनट के लिए रखा फिर हटा दिया, ऐसे 3 से 4 या 5 मिनट भी आप कर सकते हैं, तो उससे अंदर लिगामेंट्स में बहुत अच्छी ताकत आएगी। सर्वाइकल में कुछ स्टैंडिंग में भी एक्सरसाइजेज हैं, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज हैं, स्पाइन पे वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज सर्वाइकल एरिया में बहुत फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज है, आपने दोनों हाथ सामने रखना है शोल्डर के लेवल पे। अगर शोल्डर की दिक्कत है, फ्रोजन शोल्डर हुआ हो, एल्बो की दिक्कत है, टेनिस एल्बो हुआ हो, रिस्ट में कार्पल टनल सिंड्रोम हुआ हो, तो ये एक्सरसाइज अटेम्प्ट ना करें। अगर ये तीनों सेगमेंट्स आपके क्लीन है तब करें। हाथ यहाँ रखा है आपने, इसको स्लोली पीछे लेके जाएंगे। 1 2
3. So this you have to do 10 repetitions. Then next exercise होगी आपकी, दोनों हाथ इस तरह से पीछे बांध लें, कोहनी सीधी होगी. अगेन इसमें भी फॉर्मूला वही रहेगा. अगर आपको फ्रोजन शोल्डर, रोटेटर कफ, टेनिस एल्बो या रिस्ट का प्रॉब्लम है तब ये एक्सरसाइज ना अटेम्प्ट करें. दोनों शोल्डर्स आप पीछे ले जाएंगे. होल्ड फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स. अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स. नेक्स्ट एक्सरसाइज आप करेंगे, इसको आपने क्लॉक 10 टाइम्स घुमाना है. जितना बड़ा सर्कल आप घुमा सकते हैं उतना करें, छोटा सर्कल नहीं. बड़ा सर्कल विल बी फायदेमंद. 10 टाइम्स क्लॉक किया, देन 10 टाइम्स आपने एंटी क्लॉक किया. सो ये 10 टाइम्स एंटी क्लॉक करने के वक्त विशेष ध्यान दें कि गर्दन आगे की तरफ ना जाए, गर्दन न्यूट्रल हो. नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे आप, दो दीवार के कोने में जाके दोनों हाथ इस तरह से रखा, दोनों पैरों को शोल्डर विद अपार्ट, फिर आप आगे जाएंगे. होल्ड फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स. जो दोनों हाथ का डिस्टेंस है वो भी शोल्डर विद अपार्ट, जितना हमारे कंधे का डिस्टेंस है दोनों का उतने डिस्टेंस पर रख के फिर आपने आगे जाना है एंड होल्ड फॉर 10 काउंट्स. अब इसमें ध्यान दें, किसी भी एक्सरसाइज करने के वक्त क्या मैं एक्सरसाइज करने के लिए एलिजिबल हूँ. एक्सरसाइज एज अ मेडिसिन, एक्सरसाइज एज अ फूड, ये तीनों डिफरेंट बातें हैं. अब एक्सरसाइज एज अ फूड मैंने ये एक्सरसाइजेस बताई हैं. इसमें किसी भी करने में दर्द बढ़ता है, सिम्टम्स आते हैं सर्वाइकल के, बढ़ते हैं, तो आप अपने एक्सपर्ट से मिलके कुछ मैनुअल थेरेपी के सेशंस करके जॉइंट की मोबिलिटी को बढ़ा के, अलाइनमेंट करेक्शन करके फिर आप एक्सरसाइज एज अ मेडिसिन और एक्सरसाइज एज अ फूड को यूज़ करें. सर्वाइकल में कुछ लेट के एक्सरसाइज करना ज़रूरी है. दोनों कोहनियों को आप शोल्डर्स के नीचे रखेंगे और फिर आपने ऊपर छत की तरफ देखना है. होल्ड फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड डाउन. अगेन अप, होल्ड फॉर 10 काउंट्स एंड डाउन. अगेन ये करने में अगर चक्कर आते हैं, सर भारी होता है, ना अटेम्प्ट करें, फिजियो से मिलें और अपनी परेशानी को रेक्टिफाई करके फिर एक्सरसाइज करें. अगेन डाउन एंड अप, अगेन डाउन एंड अप. नेक्स्ट एक्सरसाइज आप करेंगे, माथे पे लेट के आपने सिंगल हैंड रेज करना है. स्लोली अप 10 टाइम्स फ्रॉम द राइट साइड, देन स्लोली अप 10 टाइम्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड. अब ये करने में अगर आपको शोल्डर की दिक्कत है, एल्बो की या पाम्स की दिक्कत है तो एक्सरसाइज अटेम्प्ट ना करें. मैं बार बार अपनी चीज़ों में इसलिए फोकस कर रही हूँ कि पहले आप एलिजिबल हो जाएं एक्सरसाइज करने के लिए, फिर एक्सरसाइज अटेम्प्ट करें. सीधा दर्दों में एक्सरसाइज करना नुकसान करेगा. वो पेन थर्मोमीटर 1 या 2 का रिमेंबर रखें. 1 या 2 का दिक्कत है, अटेम्प्ट करें एक्सरसाइज. अगर 3 4 से ज़्यादा हैं तो अपनी ट्रीटमेंट करा के फिर एक्सरसाइज कराएं. लास्ट एक्सरसाइज है, दोनों हाथों को पीछे रख के आपने स्लोली ऊपर उठना है. होल्ड फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड डाउन. अगेन अप, होल्ड फॉर 10 काउंट्स एंड डाउन. सो ये भी आप 10 टाइम्स करेंगे. ये काफ़ी फायदेमंद की एक्सरसाइज है.